नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आपको आज आरआरबी एनटीपीसी यानी कि रेलवे द्वारा पूछे गए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ये संविधान के क्वेश्चन हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन हैं, आज की इस वीडियो में करवाएंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले मैं बायोलॉजी के क्वेश्चन करवा चुका हूँ PYQ, जियोग्राफी के भी करवा चुका हूँ। ये सब आरआरबी एनटीपीसी की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब के करवा चुका हूँ। हिस्ट्री के भी कुछ करवा चुका हूँ, तो आप अगर नहीं देखा तो आप जाकर उसको देख लीजिए। इस वीडियो में ना मात्र क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, बल्कि क्वेश्चन के साथ आपको डिटेल के साथ भी क्वेश्चन को करवाया जाएगा। ठीक है, डिटेल भी करवाई जाएगी, जिसके आपके साथ एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। यानी कि कह रहा भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में शपथ से संबंधित है। तो कौन सा है, तो ये 219। कौन सा 219? तीसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये सब क्या है, PYQ है, रेलवे द्वारा पूछे गए प्रश्न, विशेषकर एनटीपीसी। तो आप इनको हल्के में लेने की मत कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, उच्च न्यायालयों से जुड़े कुछ और संवैधानिक प्रावधान, जैसे अनुच्छेद 214 से 231 में उच्च न्यायालय से जुड़े प्रावधान का वर्णन है। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद से जुड़ी शर्तों का जिक्र है। तो 217 में ये आपको बताते हैं। 224 में क्या है, अतिरिक्त कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ी जानकारी है। वहीं पर 226 न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है 226 में। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें 127 में क्या है, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ी जानकारी है। 124 में क्या है, तो 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से जुड़ी जानकारी है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगला है, सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा किससे प्राप्त की गई है। तो किससे प्राप्त की, ब्रिटेन से प्राप्त की गई। एक इसका हमारा 77 हो जाएगा। यानी कि भारतीय संविधान की जो संसदीय प्रणाली है ये ब्रिटेन से ली गई है। सीधा सीधा आपसे ये पूछा जा रहा है, ये आपको बताना है। यानी कि संसदीय प्रणाली कहाँ से, ब्रिटेन से ली गई है। अब देखिए इसके डिटेल क्या है। इस क्वेश्चन का डिटेल है, भारत की संसदीय प्रणाली को वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से भी जाना था। बहुत इंपॉर्टेंट है, UPPCS लेवल का है, ये UPSC लेवल का है। पूछा जाता है जो भारत की संसदीय प्रणाली, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से जाना जाता है। ये मॉडल यूनाइटेड किंगडम से बना, यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है। कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है, इनकी संसद कैसी होगी, कितने प्रकार के संसद हो गए, संसद के कितने अंग हो गए, ये ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में 2 संसद हैं, 2 सदन होते हैं। कौन कौन से 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के समान है। अगला है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व, इनको आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया। 3 हमारे इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व जिसे इंग्लिश में DPSP के नाम से जाना जाता है। तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 31, कितने, 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख किया गया है। अगला है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है। तो भारत के अनुच्छेद में जो 5 से 11, इसमें नागरिकता का उल्लेख दिया गया है। क्या दिया गया है, नागरिकता का उल्लेख दिया गया है। 4 हमारा इसका, यानी कि दूसरे यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 से जुड़े हैं। कौन कौन से देखें, 5 में क्या है, 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से जुड़ा है। तो यानी कि 5 में नागरिकता से संविधान। और अनुच्छेद 6 में क्या है, पाकिस्तान से चले गए कुछ लोगों की नागरिकता से जुड़ा है। 7 में क्या है, पाकिस्तान में रह रहे प्रवासियों की नागरिकता से जुड़ा है। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ लोगों की नागरिकता है। अनुच्छेद 9 कहता है कि किसी भी देश की नागरिकता लेने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे। ठीक है, और 11 क्या कहता है, अनुच्छेद 11 कहता है कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने पर संसद से जुड़ा है। तो जो नागरिकता का 5 से 11 तक के अनुच्छेद हैं, और 5 से 11 मैंने आपको एक एक करके बता दिया। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और
स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है। यानी कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि अगर कोई राष्ट्रीय मान लीजिए इमारत है या कोई स्थान है, वस्तु है, तो उसको क्या करना है, संरक्षित करना है, यानी कि उसको तोड़ना फोड़ना नहीं है। जो हमारी राष्ट्रीय विरासत है, ये राष्ट्रीय विरासत है। मान लीजिए कोई किला है तो उसको तोड़ना नहीं, उसको क्या करना है, सुरक्षित रखना है। सुरक्षित करना तो किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 49 में लिखा है। किसमें, अनुच्छेद 49 आर्टिकल 49 में ये लिखा है। ठीक है, 2 यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। देखिए, जब संविधान बना था शुरुआत में हमारे मौलिक अधिकार दिए गए थे, कर्तव्य नहीं दिए गए थे। बाद में एक संविधान संशोधन हुआ था। उस कौन सा संविधान संशोधन था, तो वो था 42वां संविधान संशोधन। कौन सा, 42वें नंबर का संविधान संशोधन था। इसके तहत जो है जो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। बाद में फिर एक 86वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें से 11वां जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था बाद में। ठीक है, अगला है, देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान के जरिए जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान के जरिए जोड़ा गया था। ठीक है, साल 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये मैंने आपको बता दिया। इस संशोधन के जरिए संविधान में एक नया भाग 4 का जोड़ा गया था। तो संविधान का जो भाग 4 का जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। उसमें यह बताया गया कि जो भारत के नागरिक होंगे उनके कौन कौन से कर्तव्य होंगे। ठीक है, इस नए भाग में सिर्फ एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद का 51 का उसमें सम्मिलित था। ठीक है, इस अनुच्छेद में नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्य सूचीबद्ध किया गया। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए, बाद में एक और जोड़ा गया था, मैं भी आपको बताऊंगा। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित थी। तो अगर पूछा मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए, तो सोवियत संघ से लिए गए, ये आपको याद रखना है। स्वर्ण सिख समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिख समिति की सिफारिश पर। ठीक है, आप चीज़ें जो है नोट करते चलिएगा जो नए हैं। ठीक है, साल 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। देखिए, शुरू में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, फिर 86वें संविधान संशोधन के तहत सन 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। शुरू में 10 पर एक और जोड़ दिया, तो टोटल कितने हो गए, 11। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। इस संशोधन से 6 से 14 साल के जो बच्चे थे उसे शिक्षा का अधिकार मिला। ये संविधान जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है, तो अनुच्छेद 17 संबंधित है। एक यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, भारतीय संविधान अपने अंगीकरण के समय सबसे लंबा संविधान था, जिसमें से मूल रूप से अनुच्छेद थे। तो मूल रूप से उस समय कितने अनुच्छेद थे, तो इसका हमारा सही उत्तर होगा 395। ठीक है, एक यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। देखिए, भारतीय संविधान से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खास बातें आपको इसीलिए डिटेल में जाके पढ़ाता हूँ, ताकि आपको जो है एक प्रश्न के साथ 2-3 प्रश्न आपके यानी कि तैयार हो जाए। ठीक है, संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था। ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान को अंग्रेजी में लिखा गया था और इसे हाथ से लिखने के लिए ये किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, ये आप सबको पता ही होगा। संविधान में कई संशोधनों के बाद इसमें अनुच्छेदों की संख्या जो बढ़कर 448 हो गई है। ठीक है, तो 448 समय हो गई। ठीक है, संविधान में 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अगला है, को संविधान सभा ने भारत के लिए एक प्रारूप संविधान तैयार करते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया। तो कब किया गया था, तो ये हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 29 अगस्त 1947 को किया गया था। अगला है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है, तो ये किस नंबर की अनुसूची में शामिल है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस में, ये 7वीं अनुसूची में शामिल है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे 8वीं में क्या है, 8वीं में देखिए भाषा है,
ठीक है। जैसे 10वीं में क्या, 10वीं अनुसूची में देखिए दल बदल है। इसी प्रकार 7वीं अनुसूची में राग सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। अब देखिए इसमें लिस्ट देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे आपसे मैं बताऊँ कैसे कुछ प्रश्न बनते हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि रेलवे किस समवर्ती सूची का विषय है, तो रेलवे जो है संघ सूची विषय यानी कि केंद्र की सूची का विषय है। जैसे रक्षा हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गए, बंदरगाह हो गया, रेलवे हो गया, हाईवे। वहीं पर राज्य की बात करें, राज्य की सूची क्या है, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अस्पताल, दवाखाने और साफ सफाई। इसी प्रकार अगर बात की जाए समवर्ती सूची की, तो न्याय हो गया, शिक्षा हो गया और ट्रेड यूनियन और वन। वन बहुत पूछा जाता है किस सूची का विषय, तो वन जो है समवर्ती सूची का विषय है, आप लोग याद रखिएगा। अगला है उद्योग और व्यापार के संबंध में MRTP का अर्थ है, तो MRTP का आपको फुल फॉर्म बताना है। MRTP का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका तीसरा इसका सही उत्तर होगा एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार, तीसरा सही उत्तर। अगला है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम वर्ष में अधिनियमित किया गया, किस वर्ष जो है इसको नियमित किया गया था, तो हमारा 12वें का सही उत्तर होगा 1904 में। कब, 1904 में किया गया था। देखिए प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 को अगर डेट पूछा जाए तो 18 मार्च 1904 को ब्रिटिश भारत ने पारित किया था। ब्रिटिश भारत इसलिए क्योंकि 1947 के पहले हमारा देश आज़ाद नहीं था, में ब्रिटिशों का राज था, जिसे ब्रिटिश भारत पारित किया गया था। यह अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय पारित किया गया था। पूछा जाए तो लॉर्ड कर्जन के समय पारित किया गया था। ठीक है। अगला है भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया था, तो नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, ये 1900 कब पारित किया गया था आपको जाना, 1955 में पारित किया गया था। कहाँ, 1955 में पारित किया था, एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC की स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत वर्ष में की गई। 1986 के तहत किस वर्ष में की गई थी, तो ये 1988 में की गई थी। कब, 1988 में की गई थी, एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है FRBMA को वर्ष 2023 में अधिनियमित किया गया था, जिसने सरकार के लिए राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए थे। FRMBA का अर्थ क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। FRMBMA इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म होगा चौथा नंबर, यानी कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, तो 4 यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला RTI अधिनियम कब लागू हुआ था, तो RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, ये अधिनियम कब लागू हुआ था, ये आपको बताना है। तो 16वें का हमारा सही उत्तर क्या होगा, 16वें का हमारा सही उत्तर होगा चौथा, यानी कि अक्टूबर 2005 में RTI लागू हुआ था, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जिसे हिंदी में कहते हैं। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम अक्टूबर को यानी कि 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया था और 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। तो लागू आपसे पूछ रहा है तो क्या उत्तर होगा, 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। अगला है वर्ष में लागू हुए राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रहा, तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन को 2 नंबर 1965 इसका सही उत्तर होगा। अगला है हमारा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षक अधिकार अधिनियम संसद द्वारा वर्ष में पारित किया गया था, किस वर्ष में पारित किया गया था, तो ये किया गया था 2009 में। कब, 2009 में किया गया था, दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। अगला है भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 72 में लागू होता है उसमें कितनी अनुसूचियां शामिल हैं, तो उस अधिनियम में कितनी अनुसूचियां हैं, तो उस अधिनियम में जो है कितनी अनुसूचियां, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 2, इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारे इसका यानी कि 6 अनुसूचियां हैं। अगला है देखिए भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में 1972 में कुल 6 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अनुसूची 1 में क्या है, अनुसूची 1 और 2 में शामिल प्रजातियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इन प्रजातियों पर अपराध करने पर सबसे ज़्यादा दंड का प्रावधान है। तीसरी और चौथी अनुसूची में क्या है, संरक्षित है लेकिन इन पर अपराध करने पर दंड कम होता है। इसके बाद 5वीं अनुसूची में क्या है, 5वीं अनुसूची में शामिल जानवरों को कानूनी तौर पर कीट माना जाता है और उनका शिकार किया जा सकता है। और 6वीं अनुसूची में क्या है,
शामिल पौधों की खेती और रोपण करना इसमें शामिल है। तो ये मैंने आपको बताया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल 6 अनुसूचियाँ, 6 में क्या क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अगला है, केंद्रीय सरकार ने नया कानून अधिनियमित किया है। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 सभी व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में कम से कम आयु के बच्चों में सेवा योजना पर प्रतिबंध लगाया गया। तो 20 का हमारा 77 क्या होगा, 20 का 77 होगा 14, यानी कि 14 वर्ष से कम बच्चों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इससे कम बच्चे क्या उम्र के बच्चे कम काम न करें, बाल मजदूरी मानी जाएगी। अगला है, भारत के संविधान में किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया? तो कौन सा संशोधन किया गया था जिससे मौलिक अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार था मौलिक अधिकार में, उसको हटा दिया गया, उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो कौन सा किया गया था? तो हमारा 21 का हमारा सही उत्तर होगा, हमारा 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 करके संपत्ति को अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। देखिए, संविधान के मूल रूप से संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में शामिल था। तो पहले अनुच्छेद 31 में था, फिर इसको हटा दिया गया था। साल 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के जरिए इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसके बाद इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया? तो कौन सा संशोधन करके भाग 9 जोड़ा गया था? तो ये करके ऑप्शन नंबर 1 ऐसे सही उत्तर होगा 73। अगला है, संविधान 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से को स्वतंत्रता के अधिकार के हिस्से के रूप में मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया गया। तो 23 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, शिक्षा के अधिकार को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था? देखिए, भारतीय संविधान 1950 में जारी कर दिया गया था, 26 जनवरी 1950 में इस दिन से लागू कर दिया गया था। लेकिन प्रथम संविधान संशोधन कब? 1 साल बाद ही 1951 में किया गया था। ठीक है, तो एक यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन जो है 1951 में किया गया था। तो हमारा 24वें का 1 नंबर इसके यहाँ से सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला है, 42वें संशोधन द्वारा किस वर्ष भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान किस वर्ष जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो हमारा इसका सही उत्तर को 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है, अगला है, 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो कौन सा? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। पहले 10 थे, फिर इसके बाद 11वां 2001 में जोड़ा गया था, जिससे 11 हो गए थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं थी? तो कन्नड़ नहीं थी। तो डी यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, संविधान का 99वां संविधान संशोधन किसके विषय में है? तो 99 संशोधन ये किसके विषय में है? जो 99 नंबर का संशोधन है ये है ऑप्शन नंबर हमारा बी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना। तो बी हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, संविधान का कौन सा संशोधन सरकार से निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? तो कौन से करता है? तो 29 का हमारा कौन सा उत्तर होगा? 29 का ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा, 93वां संविधान संशोधन, तो 93। अगला है, इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या में किए गए परिवर्तनों के कारण मिनी संविधान के रूप में किसे जाना जाता है? यानी कि छोटा लघु संविधान किस संविधान संघ को लघु संविधान कहा जाता है भारत में? तो ये 42वें संविधान संशोधन को। आप लोग फिर सुन लीजिए, जो 42वां संविधान संशोधन है इसको लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? ये मैंने आपको शुरू में बताया था कौन सा संबंधित है, तो हमारा 60 संबंधित है। ठीक है, दूसरा हमारा इसका सही उत्तर होगा। तो भारत के संविधान और अनुच्छेद उनसे कुछ
जुड़ी जानकारियां देख लीजिए। तो अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, बहुत पूछा जाता है। महाभियोग किस राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलाया जा सकता है? तो उस अनुच्छेद 61 के तहत। 62 में क्या है? राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव करने का जो समय है इसका है। इसके बाद 65 में क्या है? उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या उसके कार्यों का निर्वहन करना। इसके बाद अब 67 में क्या है? उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल। 68 में क्या है? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का एक रिक्त भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्त भरने के दिया गया निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। और 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, तो 69 में है। और 60 में क्या? राष्ट्रपति का है, ये आप याद रखना। अगला है, भारत के संविधान के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल जो है घोषित किया जा सकता है वित्तीय आपातकाल? तो 360, किसके अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। और क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है कि वित्तीय आपातकाल कौन घोषित कर सकता है? तो आप लोग जान लीजिए, वित्तीय आपातकाल मात्र राष्ट्रपति को अधिकार होता है घोषित करने। तो भारत का राष्ट्रपति एकमात्र व्यक्ति है जो भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो यहाँ से तीसरा, और ये चीजें जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? शपथ या प्रतिज्ञान किससे संबंधित है? मैंने बताया था आपको। दूसरा इसका सही उत्तर होगा 219 का, 219 इसका सही उत्तर होगा। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है? तो संघ की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 53, एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन ऐसे राज्य में किया जा सकता है जिसकी आबादी लाख से, यहाँ पे अगर 20 लाख से अधिक नहीं है, तो ऐसे क्या है? पंचायतों का गठन किया जा सकता है। जिसका 20 लाख से अधिक है वो पंचायत नहीं कहलाएंगे। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य पर दायित्व डालता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? जो कौन सा अनुच्छेद है? ये है ऑप्शन नंबर तीसरा, अनुच्छेद हमारा 45। यानी कि अनुच्छेद 45 कहता है जो राज्य केंद्र सरकार राज्य सरकारों को आदेश देती है कि 6 से जो बच्चा है 6 से 14 वर्ष तक इसको क्या है? पढ़ना ही पढ़ना है और इसकी देखभाल की जाए। इसलिए आप देखे होंगे स्कूल में भोजन मिलता है, मिड डे मील मिलता है और वहाँ पढ़ाई भी होती है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हमारा आपके सही उत्तर होगा ऑप्शन 20। यानी कि जैसे पुलिस हमको पकड़ ले गई तो हमें अपना दोष सिद्ध करने का अधिकार है कि हम बता सके कि हम दोष हमने नहीं किया, तो हमें अपने सबूत जो साबित करने का भी हमारे पास अधिकार है, ये अनुच्छेद 20 के तहत। अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद में एक प्रावधान है जो लोगों के सदन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है। तो इसका हमारा 38 का सही उत्तर क्या होगा? 330 सीटों का जो आरक्षण, दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में से अधिक नहीं है और कम सदस्य नहीं होंगे जो राज्य में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े चुनाव चुने गए हैं, यानी कि सीधे चुनाव में चुने गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा 560, यानी कि दूसरा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति का वर्णन किया गया है। तो संसद की शक्ति का वर्णन किस में किया गया है? तो एक 368 में किया गया। तीसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, संविधान में संशोधन से जुड़ी कुछ खास बातें। देखिए, पहली खास बात क्या है? संविधान में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ संसद के पास होता है। यानी कि आपको संविधान में कौन सा संशोधन करता है, ये सब अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। जैसे अब एक बिल पास हुआ है, एक राष्ट्र एक चुनाव, ठीक है, ये हुआ है, तो इसमें संसद में पहले हंगामा हुआ है, बोल यानी कि वाद विवाद हुआ है, इसके दोनों पहलू देखे गए कि कैसे फायदे हैं कैसे नुकसान है। इसके बाद ही कोई आगे बिल होता है, अधिनियम होता है, पास होता है, ठीक है। संविधान में संशोधन के लिए संसद में दोनों सदनों में विशेष बहुमत से वोट पास होना बहुत जरूरी है। संविधान में सदनों के लिए संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जा सकता है। तो देखिए, विधेयक पेश किया जा सकता है।
अब देखिए विधेयक क्या है और अधिनियम क्या है। मान लीजिए संसद में कोई बिल आया, तो अभी ये विधेयक है। अब ये बिल क्या है, पास होकर जो है संसद में पास होकर राष्ट्रपति की टेबल पे रखा, ये भी अभी भी क्या है, विधेयक है। लेकिन जब राष्ट्रपति इस विधेयक पर क्या अपने साइन कर देता है, तो ये क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। आपको समझ में आया विधेयक और अधिनियम में अंतर। अगला है, संविधान में संशोधन के लिए राष्ट्रपति की सहमति लेनी होती है। ठीक है, और राष्ट्रपति की क्या सहमति लेनी, अगर कोई भी आपको संविधान में संशोधन करना है तो संबंधित सरकार को राष्ट्रपति से क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकार करने के लिए बाध्य है और उसे वापस नहीं कर सकता। संविधान में संशोधन करने के बाद वह एक अधिनियम बन जाता है। अगला, भारत की संसद में शामिल है। तो भारत की संसद में कौन कौन शामिल है, तो इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल। एक यहाँ से 70, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला है, देखिए राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता है। लोकसभा में प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, जबकि राज्यसभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। तो याद रखिएगा, जो लोकसभा में प्रत्यक्ष चुनाव और राज्यसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन को बुलाने या सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 यानी कि 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेष अधिकार व शक्ति आदि के बारे में वर्णन किया गया है। अगला है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 4 यहाँ से 77 होगा। अगला है हमारा, एक संसदीय प्रणाली में विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग वास्तव में राष्ट्रपति द्वारा की सलाह पर किया जाता है। तो किसकी सलाह पर किया जाता है, तो हमारा इसका यानी कि 43 का हमारा 77 होगा, एक मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अगला है, भारतीय संसद के किसी भी सदन को बुलाने, सत्रावसान करने की शक्ति किसे प्राप्त होता है, तो किसे प्राप्त है, तो इसका हमारा सेट पर क्या होगा, 44वें का हमारा तीसरा यानी कि राष्ट्रपति के पास है। मैंने अभी आपको बताया था। अगला है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा, दूसरे इसका से तो लोकसभा के बहुमत दल के सदस्य। अगला है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी, 550 है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, इस बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगला है, भारतीय संसद के संबंध में बेजोड़ ज्ञात कीजिए। तो भारतीय संसद के संबंध में ग्रीष्म सत्र जो है बेजोड़ है, यानी कि सबसे अलग। देखिए जो सत्र होते हैं संसद में, 3 सत्र होते हैं, एक बजट सत्र होता है, ठीक है, एक मानसून सत्र होता है और एक शीतकालीन सत्र होता है, लेकिन ग्रीष्म सत्र नहीं होता, तो इसलिए ये अलग है। अगला है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो इसका 77 क्या है, इसका 77 को 250 यानी कि 250 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन संबंधी अधिकार किसमें निहित है। तो इसमें परिवर्तन संबंधी अधिकार है जो किसमें निहित है, तो ये निहित संसद में निहित है, यानी कि किसी राज्य की सीमाएं हैं उसको आपको छोटा करना है, बड़ा करना है, तो ये अधिकार किसके, ये संसद के पास है। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के खंडों 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत जो भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, तो ये अनुच्छेद 124 है। कौन सा आर्टिकल नंबर है, आर्टिकल नंबर 124 है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य का प्रशासन संभाल सकते हैं यदि उसकी संवैधानिक तंत्र खराब हो जाती है। यानी अगर किसी राज्य में कोई चहल पहल या किसी प्रकार की स्थिति खराब है तो उस राष्ट्रपति उस राज्य का क्या है, प्रशासन संभाल सकता है। ये किस अनुच्छेद में लिखा है, तो ये 356 अनुच्छेद में लिखा। किसमें, आर्टिकल नंबर 356 में लिखा है कि कोई भी राष्ट्रपति जो है किसी भी राज्य की स्थिति को संभाल सकता है अगर वहाँ की स्थिति क्या है, संवैधानिक तंत्र खराब है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उस प्रक्रिया को महाभियोग की प्रक्रिया कहा जाता है। और 21 आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल नंबर 61 61 एक यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अब देखिए, भारत के राष्ट्रपति के जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो हमारा 59 जो आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति कार्यकाल से जुड़ी शर्तें हैं। सीधा प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति से कार्यकाल जो राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 59 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। यहीं पर दूसरा प्रश्न है जो अनुच्छेद 60 है यानी कि आर्टिकल 60 नंबर का, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। राष्ट्रपति शपथ किस अनुच्छेद के अंतर्गत लेते हैं, तो ये लेते हैं अनुच्छेद 60 के तहत। फिर इसके बाद 62 में कह रहा है राष्ट्रपति की रिक्ति भरने के लिए मुख्य चुनाव कराने का लगा जो समय लगता है। अगला है राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है, तो 5 साल देखिए राष्ट्रपति कार्यकाल होता है हमारे यहाँ, तो कब से गणना की जाती है, ये गणना की जाती है जिस दिन से वह पदभार ग्रहण करता है। यानी कि जैसे मान लीजिए आज हमारी 29 दिसंबर है, तो आज से इसने क्या किया 2024 है, तो राष्ट्रपति ने आज से क्या किया पदभार संभाला, तो आज से प्लस 5 ईयर, तो 5 साल जब बाद होगा तो यहीं पर क्या उनका अगले चुनाव करवाए जाएंगे। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है, तो संसद में विशेष अभिभाषण संबंधित क्या है, तो 87, तो हमारा एक यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अब अभिभाषण क्या है इसको समझिए। देखिए अनुच्छेद 87 के मुताबिक राष्ट्रपति को लोकसभा के हर आम चुनाव के बाद होने वाले पहले सत्र में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करना होता है। ये जो संबोधन जब राष्ट्रपति संबोधित करता है संसद के दोनों सदनों को, उसी को अभिभाषण कहा जाता है। ठीक है, इस दौरान राष्ट्रपति को संसद को आहूत करने की वजह बतानी होती है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने के बाद कोई और काम नहीं किया जा सकता। ठीक, इसके बाद है इस तरह के संबोधन को विशेष संबोधन कहा जाता है जो एक वार्षिक विशेषता है। आप लोग समझ गए होंगे। अगला है प्रश्न के अनुसार केंद्रीय रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान किसके पास होती है, तो केंद्रीय रक्षा बलों की जो सर्वोच्च कमान ये राष्ट्रपति के द्वारा होती है। यानी कि अगर बात करें देखिए ये थल सेना, वायुसेना और जल सेना, इसकी जो तीनों की कमांड होता है किसके पास, ये राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के पास होता है। तीनों का सर्वोच्च कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। अगला है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल है, जिसमें क्या शामिल है, तो ये कह रहा है संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये दोनों कथन जो क्या हो जाएंगे, दोनों कथन यहाँ से हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला है राज्यसभा की सदस्यता के लिए राष्ट्रपति सहित विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर सदस्यों को मनोनीत करते हैं और अन्य सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो कितने ये आपको बताना है, तो हमारा इसका सही उत्तर होगा 12। कितने 12। ठीक है, 12 यहाँ से यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं होती, तो कौन सी शक्ति है निम्नलिखित में से, यानी कि नीचे जो 4 शक्तियाँ लिखी कौन सी ऐसी शक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं होती। देखिए आपातकाल घोषित करना ये राष्ट्रपति के पास होती है, और राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तो जो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के पास नहीं होती, किसके पास होती है, ये होती है राज्यपाल के पास। तो दूसरा यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और राज्यपालों की नियुक्ति भी यही होती है। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए कार्य किया था, तो ये जो किस अवधि किसने सबसे कम, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। दूसरा यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो 60 का हमारा सही उत्तर क्या होगा, 60 का हमारा दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इनके संबंधित, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये आपको याद रखना है, मैं भी आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। ठीक है, उनका निधन कार्यालय में ही हो गया था, तो यानी कि जब वो राष्ट्रपति थे तो उनका निधन हो गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। उन्होंने बिहार के राज्यपाल उपराष्ट्रपति के तौर पर भी काम किया। तो ये था किनके बारे में, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में, जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा है। अगला है भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकरण जिसे केंद्र प्रत्येक राज्य की और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की प्राप्तियों व्ययों का लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो किसे सौंपी गई है, तो हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा, 61 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा,
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अगला है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति भारत में किसके द्वारा की जाती है? तो उनकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की नियुक्ति, चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त हो, महान्यायवादी हो, ये सर्वोच्च न्यायालय का हो, और या फिर राज्यपाल हो, तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला है, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्यकालों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने की भूमिका होती है। तो क्या भूमिका होती है? तो ऑप्शन नंबर 3 निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग की भूमिका होती है। अगला है, की भूमिका, यहाँ पे आपको खाली स्थान में भरना है कि क्या आएगा। की भूमिका राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों के रूप में राष्ट्रपति को सिफारिश करना है। तो राष्ट्रपति को सिफारिश किसको करना है? ये सब जो लिखा है स्टेटमेंट, ये किसको करना होता है? तो ये वित्त आयोग को करना, किसको? वित्त आयोग को करना होता है। ठीक है, 4 यहाँ से सही उत्तर होगा। मैं आप लोग याद रखें, ये प्रश्न जो पूछे गए प्रश्न PYQ हैं। इस वीडियो में आपको मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा। क्या? पॉलिटी के 100 क्वेश्चन कराऊंगा। जिसको नहीं पता, अगर वीडियो बढ़ा के देखे तो आप देख लीजिए, 100 प्रश्न करवाऊंगा। और ये सारे प्रश्न जो है RRB NTPC द्वारा PYQ यानी कि पूछे गए प्रश्न हैं, तो इनको आप हल्के में लेने की भूल मत कीजिएगा, इनको आप बढ़िया से तैयार कीजिए। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद 76 है, यानी कि 76। तो अनुच्छेद नंबर, आर्टिकल नंबर 76 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अगला है, भारत के महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। बहुत पूछा जाता है कि देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी यानी कानून अधिकारी कौन होता है? तो ये महान्यायवादी होता है। और ये भारत सरकार को क्या करता है? कानून के बारे में जानकारी देता रहता है। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, वह केंद्र सरकार को सभी कानूनी मामलों में क्या सलाह देता है। अगला है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तीसरा इसका सही उत्तर होगा। तीसरे का मतलब है ये दोनों क्या कथन सही है, तो ऑप्शन में यानी कि A और B दोनों। ठीक है, अगला है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो अभी मैंने आपको बताया जो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही उत्तर है। क्या? महान्यायवादी। तो भारत का महान्यायवादी जो है सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अगला है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 25 जनवरी 1950 को की गई थी। यहाँ से हमारा दूसरा उसका सही उत्तर होगा। बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा, 25 जनवरी 1950 को की गई थी। अगला है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यकाल के से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया सकता है, यानी कि कौन किस विधियों के द्वारा इनको हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 यहाँ से सही उत्तर होगा। या तो दोनों संसद के द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ से 4 हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किस की चुनाव प्रक्रिया के प्रसाधन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो हमारा 70 यानी कि 17 का सही उत्तर होगा पंचायत चुनाव, यानी कि पंचायत चुनाव के लिए क्या वो जिम्मेदार नहीं है। अगला है, लघु उद्योग एवं विकास बैंक यानी कि जिसे सिडबी कहा जाता है का मुख्यालय कहाँ है? तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ? लखनऊ में है। 4 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगर स्थापना की बात करें तो 2 अप्रैल 1990 के सिडबी की स्थापना हुई थी। अगला, फिक्की FICCI का पूर्ण रूप क्या है? तो फिक्की का पूर्ण रूप क्या है ये आपको बताना है। तो 72 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है इसका फुल फॉर्म है। अगला है, CIVIL का पूर्ण रूप क्या है? तो CIVIL यानी कि सिविल, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप ऑप्शन नंबर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अगला है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो साहित्य अकादमी है, इसका मुख्यालय भारत के नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली में स्थित है। और साहित्य अकादमी कितनी? 24 भाषाओं में दिया जाता है। अगला, साहित्य अकादमी, तो साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मई 1954 को हुई थी। ये 24 भाषाओं में ये दिया जाता है, यानी कि 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं और 2 और भाषाओं में दिया जाता है साहित्य अकादमी। ठीक है,
याद रखिएगा। अगला है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो FSSAI जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जिसे कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका भी मुख्यालय हमारा नई दिल्ली में है। ठीक है, तीसरा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस शहर में पंचायती राज मंत्रालय का मुख्यालय स्थित है? पंचायती राज मंत्रालय का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा नई दिल्ली में स्थित है। अगला है प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? तो किसकी? भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किया था। तीसरा सही उत्तर होगा हमारा। अगला है भारत में श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला है अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो है 1962 में किया गया था। अगला है भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। कहाँ? शिमला में स्थित है। 3 यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है सार्क में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो सार्क है, इसमें कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो इसमें जो है 8 सदस्य देश शामिल है। ठीक है, तो सार्क के बारे में कुछ और खास जानकारियाँ कौन कौन सी हैं देखिए पहले। तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। सार्क का सचिवालय यानी कि जो सार्क है इसका मुख्यालय कहाँ है? ये था काठमांडू। और काठमांडू कहाँ है? काठमांडू है नेपाल में। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, और जिसमें शामिल देश कौन कौन से सार्क में? देखिए बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। यानी कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं, सारे देश जो है शामिल हैं। अगला है OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो OECD का जो मुख्यालय है तो कहाँ स्थित है? ये पेरिस में स्थित है। कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित। दूसरा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपको बताना। 83 का हमारा सही उत्तर होगा न्यूयॉर्क। क्या? न्यूयॉर्क। आप लोग अपना जो है स्कोर कार्ड भी कमेंट में शो किया करिए, यानी कि कीजिए, कि जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपको सभी को पता होगा, द हेग में स्थित। द हेग कहाँ है? द हेग जो है नीदरलैंड में। कहाँ? नीदरलैंड में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो 85 का हमारा क्षेत्र मालदीव। जो मालदीव है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। अब देखिए बिम्स्टेक है क्या? तो बांग्लादेश, भारत और भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, तो ये सारे देश के सदस्य हैं। ठीक है, कितने हो गए? 8 हो गए। कितने? 8 हो गए। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के जरिए हुई थी। इसका मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में है। ये सारी चीज़ मैं आपको बता दी। तो बिम्स्टेक का मुख्यालय का बांग्लादेश ढाका में। कब स्थापना हुई थी? 1997 में स्थापना हुई थी। अगला है टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता वर्ष में अस्तित्व में आया। तो किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये जो वर्ष जो है 1948 में अस्तित्व में आया था। तीसरा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों को बढ़ावा देती है? तो कौन देती है? ये देता है ILO। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसको बढ़ावा देती है। ठीक है, तो स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में वर्साई की संधि के तहत हुई थी। मुख्यालय कहाँ इसका? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सदस्य देश कितने हैं? तो 185 देश इस समय सदस्य देश है। अगला है UNDP का पूर्ण रूप क्या है? आपने बहुत सुना होगा UNDP, लेकिन इसका फुल फॉर्म बताना है। तो UNDP का फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो एक यहाँ से सही, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक यहाँ से सही हो। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 89 का हमारा सही उत्तर होगा 1957 में। तीसरा सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य देश नहीं है? यानी कि ओपेक का देश नहीं, सदस्य नहीं है। इनमें से 4 ऑप्शन में दिए गए तो केन्या नहीं। क्या सी? केन्या नहीं है। तो 4 यहाँ से सही उत्तर होगा। देखिए ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। कहाँ? ऑस्ट्रिया के वियना में है। ओपेक का गठन
14 सितंबर 1960 को बगदाद में हुआ था। ओपेक के फैसले अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अहम भूमिका निभाते हैं। तो जो ओपेक संगठन है किस में भूमिका निभाता है, जो तेल उत्पादन में अपनी भूमिका निभाता है, यानी कि तेल जो पानी इधर से तेल उधर भेजा जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसमें अपना क्या रूल एंड रेगुलेशन बनाता ओपेक। रूस एक प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देश है, लेकिन ओपेक का सदस्य देश नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कहा जाता है, आपसे को पता है रूस क्या है, एक पेट्रोलियम का यानी कि तेल का एक प्रमुख उत्पादक देश है, लेकिन ओपेक का यहाँ पे क्या है, ओपेक का सदस्य देश नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका ओपेक का सदस्य देश भी ये भी नहीं है, तो ये लोग याद रखिएगा। अगला है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति भी और उपराष्ट्रपति भी दोनों के पद खाली हो जाते हैं, तो फिर कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। देखिए, अगर राष्ट्रपति खाली होता है तो उपराष्ट्रपति जाता है, लेकिन दोनों न हो अगर, तो राष्ट्रपति पर कौन काम करेगा, तो मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे। क्या, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तीसरा यहाँ से 77 होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। तो 92 का हमारा 77 होगा नागालैंड। क्या, नागालैंड। ये जो है देखिए, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, लेकिन नागालैंड नहीं, मिजोरम है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है। तो वित्तीय आपातकाल किस संविधान आर्टिकल में लगाया गया है, वित्तीय आपातकाल। तो हमारा 93 का 77 क्या होगा, 93 का 77 का 360 अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल नंबर 360 360। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। तो कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, तो 22 भाषाओं को। और ये 22 भाषाओं का उल्लेख कहाँ है, संविधान की 8वीं नंबर की अनुसूची में उल्लेख है। अगला है, देखिए 21वां संविधान संशोधन जब किया गया था 1967 में, तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में, तो ये जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। इसके बाद जब 92वें संविधान संशोधन की 92 का संविधान संशोधन सन 2003 में किया गया था, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था। कुल कितनी, 22 भाषाएं हो गई हैं। अगला है, 1986 में राजीव गांधी द्वारा लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थान के पुनरुद्धार पर नियुक्ति का समिति का नाम बताएं। तो ये क्या थी, 30 सिंघवी समिति थी। दूसरा इसका 77 होगा। अगला है, भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर कैसे चुने जाते हैं, इनकी कैसे इनका चुनाव करता है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो हमारा 77 होगा 96। तो 96 का हमारा 77 होगा ऑप्शन नंबर बी। केंद्र शासित प्रदेश के नाम पर मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। अगला है, विश्व के लोकतांत्रिक देशों में से किस देश का संविधान सबसे लंबा, लिखित और सबसे विस्तृत है। तो ये आपको सभी को पता होगा, भारत का। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो 98 का हमारा 77 होगा, 1950 में की गई थी। अगला है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी चाहिए। यानी कि भारत का अगर प्रधानमंत्री बने तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष तो कम से कम होनी चाहिए। यहाँ पे 20 का 77 होगा। अगला है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये देश की रक्षा करने का अधिकार। ये क्या मौलिक कर्तव्य है, न कि मौलिक अधिकार है। तो डी यहाँ से हमारा 77 हो जाएगा। तो मैंने आपको पॉलिटी के, और कैसे पॉलिटी के, तो रेलवे द्वारा, क्या रेलवे विशेषकर एनटीपीसी द्वारा पूछे गए पॉलिटी के 100 क्वेश्चन करवा दिए, जो PYQ है। क्या PYQ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको हिस्ट्री का पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिए वहाँ पे PYQ। इसके बाद अगर बायोलॉजी का पढ़ना हो तो आप PYQ पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री का भी पढ़ लीजिए, तथा फिजिक्स का भी PYQ वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगली बारी जो हमें विश्व का भूगोल रहेगा, और इसके बाद भारत का भूगोल रहेगा। जो अन्य अन्य चीज़ें हैं सारी मैं डिस्कस करा दूंगा। बस आप जुड़ जाइए हमारे साथ, और रोज़ आप एक नया वीडियो देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। जय हिंद, जय भारत।